कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। बहुत मेहनत करके और एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर आप लोगों के लिए बोनस पार्ट तैयार किया है, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया था। व्यस्तताओं की वजह से मैं आप लोगों को बोनस पार्ट नहीं दे पा रही थी और मेरी ऑडियंस कुछ डिमांड करे और मैं पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप लोग कहानी को एंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा, ताकि मेरा भी दिल खुश हो जाए। और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पंडित जी रुके हुए थे। उन्होंने अब अतुल्य और आयत की तरफ देखते हुए बोला, आप मुझे बता दीजिए यजमान कि ये शादी होगी या नहीं होगी। पंडित जी की बात सुनकर अतुल्य की निगाहें आयत पर गहरी हो गई थी, क्योंकि अब पंडित जी के सवाल का जवाब वो नहीं आयत देने वाली थी। लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक गरजती हुई आवाज़ आई, ये शादी नहीं होगी पंडित जी। आवाज़ सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो गई थी और सबके चेहरे सामने की तरफ घूम गए थे, जहां से दृश्यम मंडप की तरफ आ रहा था और उसके साथ पुलिस की टीम और साथ में लॉयर भी था। उन लोगों को वहां पर देखकर अतुल्य का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। राजीव जी भी गुस्से में नजर आ रहे थे। आदित्य तुरंत बोला, इसे तो मैं देखता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत दृश्यम के सामने आकर खड़ा हुआ और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, लगता है तुम्हारे अंदर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए बिना बुलाए मेहमान की तरह कहीं भी चले जाते हो। उसकी बात पर दृश्यम ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, मैं कुत्तों से बात नहीं करता, वरना तुम्हारी बात का जवाब ज़रूर देता। ये बोलकर उसने उसे साइड किया और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। आदित्य तो बस उसकी तरफ देखता रह गया। जिंदगी में उसकी ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी जो एक सेकंड के अंदर दृश्यम ने कर दी थी। राजीव जी अब आगे आए और बोले, ये सिंघानिया मेंशन है और सिंघानिया मेंशन में इस वक्त एक प्राइवेट फंक्शन चल रहा है, जिसमें बाहर वालों की ना ही कोई ज़रूरत है और ना ही किसी बाहर वाले को इनवाइट किया गया है। इसलिए बेहतर होगा कि जो लोग बेवजह यहाँ पर आए हैं वो लोग तुरंत यहाँ से चले जाएं, वरना मुझे मजबूरन गार्ड्स को बुलाकर उन्हें धक्के मारकर बाहर निकलवाना पड़ेगा। उसकी बात पर दृश्यम हल्का सा मुस्कुराया और फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, मैंने सुना है सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के कपड़ा फैक्ट्री और स्टील फैक्ट्री में से पिछले 6 महीनों में लगभग 10 मजदूर गायब हो गए हैं, जिनके बारे में ना ही कोई पुलिस रिपोर्ट लिखवाई गई है और ना ही कोई छानबीन की गई है। जरा आप पता लगाने की कोशिश कीजिए ना इंस्पेक्टर कि वो 10 मजदूर कहाँ गायब हुए। कहीं फैक्ट्री में काम करते करते वो किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गए और उनकी मौत को किसी गहरे राज की तरह छुपा तो नहीं दिया गया। उसकी बात सुनकर राजीव जी और आदित्य दोनों का चेहरा पीला पड़ गया था। दृश्यम एक बार फिर से बोला, और सुना है सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अभी फ़िलहाल लॉस में चल रही है। बैंक वालों का कर्ज काफ़ी बढ़ा हुआ है, उनके शेयर्स उनकी औकात की तरह गिरते जा रहे हैं। ऐसे में अगर इस बाहर वाले ने मौके का फ़ायदा उठाया तो वो सीधा पाताल में जाकर गिरेंगे, है ना मिस्टर वर्मा। ये बोलते हुए उसने अपने लॉयर मिस्टर वर्मा की तरफ देखा तो मिस्टर वर्मा गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा, अगर आप कहें तो मैं प्रोसीजर शुरू करवाऊं। राजीव जी तुरंत बोले, मुझे आपसे बात करनी है मिस्टर मल्होत्रा, आप मेरे साथ अंदर चलिए ना। दृश्यम व्यंग से बोला, अभी अभी मैंने आपके बेटे को एक बात बताई थी कि मैं कुत्तों से बात नहीं करता। अब आपको भी बता देता हूँ कि मैं घटिया कुत्तों से बात और भी नहीं करता। उसकी बात पर राजीव जी का चेहरा गुस्से से लाल भी हो रहा था और एकदम लटक भी गया था। दृश्यम ने अब आयत की तरफ देखा, जो लाल जोड़े में उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उसे दुल्हन के गेटअप में देखने के लिए दृश्यम कितना तड़प रहा था सिर्फ वही जानता था। और अब उसे अपनी सेनोरीटा उस दुल्हन के जोड़े में दिखाई तो दी, लेकिन उसके चेहरे पर वो नूर नहीं था, ना ही कोई रौनक थी, कोई खुशी नहीं थी। दृश्यम आगे की तरफ आया और उसे देखते हुए बोला, चलिए मिसेस मल्होत्रा, हमें अपने घर चलना है। उसकी बात पर आयत का दिल कांपने लगा था। तुल्य चिल्लाते हुए बोला, ओह हेलो, अपना एटीट्यूड कहीं और जाकर दिखाना और अपनी डायलॉग बाजी भी अपने पास रखो। यहाँ मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है और मुझे तुम्हारी तरफ से कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। दृश्यम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओह रियली, लेकिन पहले पूछ तो लो कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुमसे शादी करना भी चाहती है या नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें रिजेक्ट करने के मूड में है। उसकी बात पर अतुल्य का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। अतुल्य ने अब आयत की तरफ देखा और बोला, बताओ मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा को कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। हाँ, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ गया है कि जो प्यार तुम्हें मैं दे सकता हूँ वो और कोई नहीं दे सकता। इसलिए तुम मुझसे शादी कर रही हो, और वो भी अभी इसी वक्त इसी मंडप में। उसकी बातें सुनते हुए आयत दृश्यम की तरफ ही देख रही थी और दृश्यम के चेहरे पर भी सवालिया एक्सप्रेशंस थे, जैसे वो अपनी जान का जवाब सुनना चाहता हो। और अब आयत ने अपनी नज़रों को झुकाया। वो जो कहने वाली थी वो कहने के लिए उसके पास हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो शहर की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी, और अतुल्य के घटियापन से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी। उसने बड़ी ही तकलीफ भरी आवाज़ में कहा, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए मिस्टर मल्होत्रा। इस वक्त मेरी शादी हो रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम आए। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपनी बातें बंद कीजिए और यहाँ से चले जाइए। उसकी बातें सुनकर दृश्यम को कितनी तकलीफ हो रही थी ये सिर्फ वही जानता था, लेकिन फिर भी उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी और आंखों में गुस्से की लाली। आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, पर वो निगाहें फिलहाल आयत से हटने का नाम नहीं ले रही थी। अब वो कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हें कुछ और कहना है या फिर बस इतना ही था? अगर कुछ और कहना है तो कह सकती हो। आयत ने अपना चेहरा नामे हिला दिया और अपनी नज़रें दृश्यम की तरफ उठाई। उसने अपने हाथ जोड़े हुए थे। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त दृश्यम को कितना बुरा लग रहा होगा। उसने कितने बड़े बड़े वादे किए थे दृश्यम के साथ, लेकिन वो उन वादों में से एक वादा भी नहीं निभा पाई। पर उसकी खुद की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था शहर को बचाने के लिए, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। दृश्यम एक बार फिर से बोला, मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हारा यही डिसीजन है तो इट्स ओके, मुझे तुम्हारे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब अगर तुम कंफर्म करती हो तो उसके बाद तुम खुद भी अपना डिसीजन नहीं बदल पाओगी। आयत चौंक गई थी। हाँ, वो खुद दृश्यम को वहाँ से जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन दृश्यम भी उसकी बात मान लेगा उसने नहीं सोचा था। उसे तो लगा था कि बहुत बड़ा तमाशा होगा, लेकिन यहाँ तो दृश्यम उसकी बात मानने की बातें कर रहा था। अतुल्य गुस्से से गरजते हुए बोला, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? एक बार आयत ने बोल दिया ना कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? क्यों यहाँ पर खड़े अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? जरा सी भी शर्म लिहाज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? उसकी बात पूरी होने से पहले ही दृश्यम व्यंग से मुस्कुराया और सार्किस्टिकली बोला, शर्म लिहाज की बातें कर भी कौन रहा है? अतुल्य राय चंद्र, जो जाना ही जाता है अपनी बेशर्मी और बेवकूफ़ी के लिए। खैर, तुमसे बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे यहाँ रुकने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो बस तुम दोनों का डिसीज़न जानना है कि क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो? अतुल्य अब और भी ज़्यादा गुस्से में भड़कते हुए बोला, हाँ, मैं और आयत एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आयत मुझसे प्यार करती है, उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब चुपचाप दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दृश्यम ने एटीट्यूड से कहा, आप एक ही बात बार बार कैसे बोल लेते हैं मिस्टर अतुल्य रायचंद? मैंने आपको बोल दिया है कि मेरा यहाँ पर रुकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट कभी नहीं छोड़ सकता। आप दोनों की शादी हो रही है, इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशंस, लेकिन आपकी शादी से मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है इसके लिए आई थिंक आपको मुझे भी कांग्रेचुलेशंस करना चाहिए। उसकी बात पर अतुल्य हैरान हुआ। वो चौंकते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? पूरी ज़िंदगी में एक ही लड़की पसंद आई तुम्हें, और उस लड़की को भी मैं अब अपनी बीवी बनाने जा रहा हूँ, और तुम इस चीज़ में खुश हो रहे हो? दृश्यम बड़ी ही अदा से बोला, क्या करूँ? एक बिजनेसमैन हूँ, तो बिजनेसमैन को कहाँ प्यार वार नज़र आता है? उसे तो बस प्रॉफिट नज़र आता है, और फिलहाल मेरा प्रॉफिट आप दोनों की शादी में है। इसलिए आपको शादी करनी है तो बेशक से करते रहिएगा। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपका हनीमून भी अरेंज करवा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मुझे मेरे 500 करोड़ दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि यहाँ रुकने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये जगह दृश्यम मल्होत्रा के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। यहाँ पर काफ़ी गिरे हुए लोग हैं,
ये बोलते हुए उसने आयत की फैमिली की तरफ देखा। बिना डायरेक्टली बेइज्जती किए भी सामने वाले की बेइज्जती कैसे की जाती है, ये दृश्यम से बेहतर कोई नहीं जानता था। आयत भी हैरानी से दृश्यम को देख रही थी। हालांकि उसे दृश्यम के साथ रहते हुए 1 महीना हो गया था, लेकिन उसकी ये वाली साइड तो कभी आयत ने भी नहीं देखी थी। अतुल्य दांत पीसते हुए बोला, लगता है तुम पागल हो गए हो दृश्यम मल्होत्रा, जो कुछ भी बोल रहे हो। मैं भला तुम्हें 500 करोड़ क्यों दूंगा? दृश्यम अब चौंकते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी होने वाली बीबी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? खैर कोई बात नहीं, अगर उसने नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। ये बोलकर उसने मिस्टर वर्मा की तरफ इशारा किया तो मिस्टर वर्मा तुरंत अपने हाथ में एक फाइल लेकर अतुल्य के सामने गए। अतुल्य ने उनके हाथों से फाइल ली और गुस्से से मुंह बनाते हुए ही वो फाइल पढ़ने लगा। कुछ ही पलों में उसका चेहरा किसी सिलेंडर की तरह लाल और सख्त हो गया था, जो किसी भी वक्त फट सकता था। आयत भी हैरानी से कभी दृश्यम को देख रही थी तो कभी अतुल्य को। अब उसने अतुल्य के हाथों से वो फाइल ली और खुद उसे पढ़ने लगी। उस फाइल में साफ साफ लिखा था कि अगर आयत दृश्यम को डिवोर्स देकर किसी और से शादी करती है तो उसे दृश्यम को 500 करोड़ रुपए देने होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस डॉक्यूमेंट पर आयत के सिग्नेचर भी थे। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसे किसी डॉक्यूमेंट पर कभी साइन भी किए थे क्या। अतुल्य ने तुरंत उससे वो फाइल ली और बोला, मैं नहीं मानता ये सारी बकवास। ये बोलते हुए उसने अब उस फाइल को फाड़ना शुरू कर दिया और फिर हंसते हुए बोला, जब फाइल ही नहीं रही तो किस चीज़ के 500 करोड़? दृश्यम ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, पहले मुझे लोगों की बात पर यकीन नहीं होता था जब लोग तुम्हें बेवकूफ़ कहते थे, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्यों मुंबई के टॉप बेवकूफ़ों में हो। खैर ये लो इसकी दूसरी कॉपी। ये बोलते हुए उसने मिस्टर वर्मा की तरफ इशारा किया तो उन्होंने अपने असिस्टेंट से फाइल ली और फिर वापस अतुल्य को दे दी। और उनके असिस्टेंट ने एक नहीं बल्कि इस वक्त लगभग 15-20 फाइल अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। अब दृश्यम अतुल्य की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो इसे भी फाड़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर बंदरों की यही तो हरकतें होती है। लेकिन अब मेरी दूसरी डिमांड भी ध्यान से सुन लो। तुम लोगों को शादी करनी है, मुझे मेरे 500 करोड़ देकर तो इत्मीनान से शादी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और काम करना है। मुझे मेरी शहर देनी है। आयत के पैरों तले अब जमीन खिसक गई। अतुल्य के चेहरे का भी रंग उड़ गया था। शहर की धमकी पर ही तो वो आयत से शादी कर रहा था। अगर उसने शहर ही दृश्यम को दे दी तो वो आयत को मजबूर किस बेस पर करेगा? दृश्यम उन दोनों के चेहरे देखकर बोला, क्या हुआ? मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? कोई बात नहीं, अब इसका भी प्रूफ दे देता हूँ मैं। ये बोलकर उसने एक बार फिर से मिस्टर वर्मा की तरफ देखा तो इस बार भी उन्होंने एक फाइल अतुल्य की तरफ बढ़ा दी। लेकिन वो फाइल अतुल्य के पढ़ने से पहले आयत ने उसके हाथों से खींची और उसे पढ़ने लगी। दूसरे ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और कहीं ना कहीं उसने राहत की सांस ली। अब तो बेशक से जो मर्जी हो जाए, लेकिन अतुल्य उससे शादी नहीं कर सकता था। उस फाइल में साफ साफ लिखा था कि आयत ने दृश्यम को शहर की कस्टडी दी है और अब आयत बेशक से दृश्यम के साथ रहे ना रहे, शहर की कस्टडी हमेशा दृश्यम मल्होत्रा के पास ही रहेगी। अगर आयत को शहर वापस चाहिए तो उसे दृश्यम मल्होत्रा को एज अ फादर इन डिफ़ॉल्ट प्रूफ करना पड़ेगा, या फिर अलग से 500 करोड़ देने पड़ेंगे, मतलब टोटल 1000 करोड़। और इतने पैसे देने में तो अतुल्य का उसके पूरे परिवार के फेफड़े तक बिक जाते, पर फिर भी 1000 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं होते। आयत ने अब वो फाइल खुद ही अतुल्य की तरफ बढ़ा दी थी और अतुल्य भी गुस्से से वो फाइल देख रहा था। दृश्यम के होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी और अब आयत और उसकी नज़रें आपस में मिली हुई थी। आयत की आंखों में देखते ही देखते नमी आ गई थी। उसने कितना अंडर एस्टिमेट किया था दृश्यम को, और ऐसा लग रहा था जैसे दृश्यम भी अपनी निगाहों से उससे कह रहा हो कि तुमने क्या मुझे यूं ही समझा था सेनोरिटा? दृश्यम मल्होत्रा नाम ही काफ़ी है सामने वाले के इरादों पर पानी फेरने के लिए। अपना कुछ देना तो दूर की बात, वो तो सामने वाले को भी पूरी तरह से कंगाल कर दे। और अब दृश्यम जानबूझकर आयत को चिढ़ाने के लिए बोला, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो 200 करोड़ की ज्वेलरी मिस आयत सिंघानिया आप मेरे घर से लेकर भागी हैं, आपको वो भी पहले मुझे वापस देनी होगी। सच में बहुत बड़ी वाली चोरनी हैं आप। अब तो आप चाहे भी तब भी मुझे आपके साथ नहीं रहना। उसकी बात पर आयत ने उसे घूर कर देखा।
अतुल्य गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, व्हाट रविश, ये सारी बकवास मैं नहीं मानता। मिस्टर वर्मा भी तुरंत बोले, आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता मिस्टर रायचंद, ये सब लीगल क्लॉज है तो आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, वरना मजबूरन हमें एक्शन लेना होगा और पुलिस हमारे साथ इसलिए आई है। अगर आप इस शादी से पहले मिस्टर मल्होत्रा को उनकी सारी पेमेंट नहीं देते तो मजबूरन पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। उनकी बात सुनते हुए अतुल्य ने पुलिस टीम की तरफ देखा और उन लोगों ने भी अपने कदम अतुल्य की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही इंस्पेक्टर की टीम ने अपने कदम अतुल्य की तरफ बढ़ा दिए, अतुल्य का चेहरा डर से एकदम पीला पड़ गया था। उसने तुरंत आयत की तरफ देखा और बोला, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? आयत को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही बोले। यहाँ दृश्यम ने उसका खुद का दिमाग घुमा कर रख दिया था। वो ऐसा कुछ करेगा ये उसने सोचा ही नहीं था, पर अभी भी उसे शहर की टेंशन हो रही थी, पर कहीं ना कहीं वो राहत की सांस भी ले रही थी, ये सोच कर कि अगर अब दृश्यम यहाँ पर आ गया है तो शहर को कुछ नहीं होगा। बस अतुल्य फालतू में अपना दिमाग ना चलाए। अतुल्य ने एक बार फिर से गुस्से में कहा, अरे तुम कुछ बोलो ना। आयत थोड़ा डरते हुए बोली, मैं क्या ही बोलूं? तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं मिस्टर मल्होत्रा को छोड़कर तुम्हारे पास भाग आई। अब अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मिस्टर मल्होत्रा को पैसे तो देने ही होंगे। मेरे पास 500 करोड़ कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो मॉम की प्रॉपर्टी बेचकर भी इतने पैसे नहीं आएंगे। इसलिए एक काम करो, तुम जल्दी से मिस्टर मल्होत्रा को 1200 करोड़ रुपए दे दो। अतुल्य दांत पीसते हुए बोला, 1200 करोड़ रुपए क्या पेड़ पर उगे हुए हैं जो मैं उतार कर तुम्हारे मिस्टर मल्होत्रा को दे दूंगा? मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं तुमसे शादी ही क्यों करता? मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। ये बोलकर उसने तुरंत वहां रखा पानी का जग उठाया और सीधा मंडप पर उड़ेल दिया। आयत के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। अतुल्य दृश्यम की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मुझसे जीत जाओगे तो भूल जाओ दृश्यम मल्होत्रा, क्योंकि मैं तुम्हें जीतने तो नहीं दूंगा। आज बेशक से मैं आयत से शादी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी इस हरकत का जवाब मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से दूंगा। दृश्यम एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें जो करना है बेशक से करते रहना, पर पहले मुझे मेरी शहर दो, क्योंकि उसको लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और अगर तुम मुझे मेरी शहर नहीं देते हो तो तुम भी यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, सिर्फ और सिर्फ पुलिस स्टेशन जाओगे और वहाँ से जेल में, है ना इंस्पेक्टर? उसकी बात पर अतुल्य का चेहरा कांपने लगा था। वो शहर दृश्यम को बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि एक वही तो हथियार थी उसका जिससे वो आयत को कोई भी बात मनवा सकता था। लेकिन अब उसने गुस्से से सामने खड़े अपने असिस्टेंट की तरफ देखा तो उसका असिस्टेंट जल्दी से अंदर गया। अतुल्य ने शहर को अंदर ही एक रूम में बिठा रखा था, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद कर रखा था ताकि कोई चाहे भी तो अंदर ना जा सके। पर अब तकरीबन 2-3 मिनट बाद ही वो असिस्टेंट बाहर आया और अतुल्य की तरफ देखते हुए बोला, अंदर शहर नहीं है। अतुल्य के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आयत की बॉडी भी एक पल के लिए सुन्न हो गई थी। उसने तुरंत अतुल्य को गिलेबान से पकड़ा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, कहाँ है मेरी शहर? तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो तुम मेरी शहर को सही सलामत मुझे वापस दे दोगे, लेकिन मेरी शहर को तुमने गायब कर दिया। बताओ मुझे मेरी शहर कहाँ है, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसकी बातों पर दृश्यम के होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। हालांकि ये बात तो वो ऑलरेडी जानता था, लेकिन आयत से ये बात सुनकर आयत पर गुस्से से ज़्यादा उसे प्राउड फील हो रहा था कि उसकी बीवी एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, जबकि उसके सामने एक ऐसा परिवार खड़ा था जिसे अपने बच्ची से कोई लेना देना ही नहीं था। कितना फर्क था आयत के परिवार और आयत में। अतुल्य ने उसके हाथों को अपने गिरेबान से हटाया और बोला, मेरे पास शहर थी और इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट को अंदर भेजा था उसे लाने के लिए, लेकिन अगर वो अंदर नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आयत ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। अतुल्य गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए बोला, ऐसी कोई भी गलती मत करिएगा मिस्टर रायचंद जो आप पर भारी पड़ जाए। अतुल्य के कदम वहीं रुक गए थे। आयत गुस्से से बोली, मुझे मेरी बेटी चाहिए। ये बोलते हुए अब उसकी आंखों में नमी आ गई थी। इससे पहले कि वो ज़्यादा रोए, दृश्यम थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, अगर शहर यहाँ पर नहीं है तो इट्स ओके, वो जहाँ पर भी होगी वहाँ से मैं उसे ढूंढ निकालूंगा।
अब मैं यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि शादी तो होने से रही, लेकिन अगर फिर भी आप दोनों का शादी करने का मन हो तो पहले मुझे मेरे पैसे भिजवा दीजिएगा, उसके बाद आपस में बेशक से जो मर्जी करिएगा। उसकी बात पर आयत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भला उसे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता था। वो तुरंत आगे आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, आई एम सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, जो मैंने ये सब आपको नहीं बताया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। पर प्लीज़ आप यूं ही मुझे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और आप इतने नॉर्मल कैसे हैं? आपने सुना नहीं क्या, हमारी शहर नहीं मिल रही है। इस आदमी ने हमारी शहर को किडनैप किया था, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई थी। पर अब शहर इसके पास नहीं है। आप तो उसके सुपर हीरो हो ना, प्लीज़ आप जल्दी से उसे ढूंढो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम ने उसका हाथ अपने हाथ से साइड हटाया और बोला, मुझे जो करना है वो मैं अपने आप कर लूँगा मिस आयत सिंघानिया। आयत तुरंत बोली, आयत सिंघानिया नहीं, आयत मल्होत्रा, हमारी कोर्ट मैरिज हुई थी, बेशक से 1 महीने के लिए हुई थी, लेकिन हुई तो थी ना। दृश्यम अब थोड़ा सा उसके करीब हुआ और बोला, बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें कि हमारी शादी हुई है। अगर थोड़ा पहले याद आया होता तो काफ़ी बेहतर होता। आयत कुछ पल के लिए बस उसकी तरफ देखती रह गई। दृश्यम अब थोड़ी सख्त आवाज़ में बोला, बहुत शौक था ना तुम्हें मुझे छोड़कर यहाँ आने का, तो अब तुम रहो यहाँ पर। वैसे भी ये घर है तुम्हारा, तो तुम्हारा यहाँ रहने का हक बनता है, और मैंने तो ऑलरेडी बता दिया है कि मुझे यहाँ पर घुटन हो रही है। मैं ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकता, तो अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर उसने अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए थे। आयत ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और बोली, आपको मेरी फिक्र नहीं है, ये मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन शहर, आपको शहर की फिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज़ कुछ कीजिए ना मिस्टर मल्होत्रा। दृश्यम मुस्कुराया और बोला, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा तुमने कि मैं तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ, लेकिन मेरी शहर से बिल्कुल भी नहीं। वो मेरी प्रिंसेस है और मेरी प्रिंसेस पर मेरी नज़र हमेशा रहेगी, फिर बेशक से वो आज 4 साल की हो या फिर 20-25 साल की। उसके डैड हमेशा उसके सुपर हीरो रहेंगे और उसे प्रोटेक्ट करेंगे। उसकी बात पर आयत का दिल धक सा रह गया। मतलब शहर अब अतुल्य के पास नहीं थी। दृश्यम ने ना सिर्फ पूरा गेम बदला था, बल्कि सबसे पहले उसने शहर को अपने कब्जे में लिया था, ताकि वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहे। आयत समझ नहीं पा रही थी कि वो दृश्यम से क्या ही कहे। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों दृश्यम को छोड़कर यहाँ पर आई। उसे दृश्यम पर थोड़ा तो यकीन करना चाहिए था, लेकिन अब तो वो इतनी बड़ी गलती कर चुकी थी, और शायद दृश्यम उसे उसकी गलती की ही सज़ा दे रहा था, जो उसे इस तरह सिंघानिया मेंशन में छोड़कर जा रहा था। आयत की आंखों में अब और भी ज़्यादा मोटे मोटे आंसू आ गए थे। वो बस उन आंसुओं से भरी आंखों से दृश्यम को देख रही थी। दृश्यम को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो रोए, लेकिन इस वक्त उसे वहाँ पर छोड़कर जाना उसका खुद का डिसीजन था, और वो अपने डिसीजन को बदल नहीं सकता था। आयत ने रोते हुए पूछा, मैं यहाँ पर कैसे रहूँगी? दृश्यम ने तुरंत जवाब दिया, क्यों, सिर्फ मेरी ही नाक में दम करना आता है क्या तुम्हें? औरों के सामने तुम्हारी नहीं चलती ना? वेल, मैं भी तुमसे क्या ही सवाल कर रहा हूँ, प्रूफ तो मेरे सामने है कि कैसे लोगों के सामने झुक जाती हो तुम। पर एक बात कहूँ, दृश्यम मल्होत्रा को अपने लिए बीबी ऐसी चाहिए थी जो पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाने का दम रखे, खुद दृश्यम मल्होत्रा को भी, ना कि डर कर भाग जाने वाली। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। अब उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाले और तुरंत दूसरी तरफ चेहरा घुमाते हुए वहाँ से चला, और उसकी कही हुई बातें आयत के कानों में गूंजने लगी थी। दृश्यम आयत को सिंघानिया मेंशन छोड़कर जा चुका था। उसके जाने के बाद पुलिस की टीम और मिस्टर वर्मा भी जा चुके थे। आयत के चेहरे पर परेशानी और मायूसी दोनों झलक रही थी। वो ना तो सिंघानिया मेंशन रहना चाहती थी, और ऊपर से दृश्यम की नाराज़गी अब उसे और भी ज़्यादा तड़पा रही थी। तभी रेखा जी उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, वो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया? आयत उनके सवाल पर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। रेखा जी एक बार फिर से बोली, अगर तुम्हें अतुल्य से शादी नहीं करनी तो चलो निकलो यहाँ से। पक्का तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह कहीं भाग गई होगी। जाओ, जाकर उसे ढूंढो। ये मेरा घर है और मैं तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी ये बात सुनकर तो आयत का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। वो आयत के लिए बेशक से कुछ भी कह देती, लेकिन शहर के लिए इतनी घटिया बात वो कैसे ही बोल सकती थी। रेखा जी ने अब उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहाँ से बाहर ले जाने लगी।
आरती जल्दी से आगे आई और बोली, ये आप क्या कर रही हैं सासू माँ? अगर आयत कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहती है तो? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रेखा जी गुस्से से गरजते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने जुबान खोलने की? ये बोलकर उन्होंने आदित्य की तरफ देखा और फिर चिल्लाते हुए उसे वहाँ पर बुलाया। आदित्य जैसे ही वहाँ पर आया, रेखा जी गुस्से से सख्त आवाज़ में बोली, अभी इसी वक्त इसे अपने कमरे में लेकर जाओ और इसकी अक्ल ठिकाने लगाओ, क्योंकि आजकल इसकी जुबान बहुत चलने लगी है। उनकी बात सुनकर आदित्य ने आरती का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर की तरफ ले गया। आरती की आंखों में नमी थी। उसे कब से आयत के लिए बुरा लग रहा था। पहले तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन वो भी चाहती थी कि आयत कुछ दिन सिंघानिया मेंशन में रहे, ताकि सिंघानिया मेंशन में जो कुछ भी गलत होता है वो रुक सके, पर शायद ये पॉसिबल ही नहीं था। रेखा जी ने अब वापस आयत की तरफ देखा और बोली, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। ये बोलते हुए उन्होंने दोबारा उसे बाहर की तरफ ले जाना शुरू किया, लेकिन आयत ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गहरी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए बोली, लेकिन आप मुझे यहाँ से बाहर भी नहीं निकाल सकती। शायद आप भूल रही हैं कि ये घर सिर्फ आपका नहीं, मेरी मॉम का भी है। इनफैक्ट ये घर मेरी मॉम का ही है, जिस पर मिस्टर राजीव सिंघानिया ने अपना कब्जा जमाया है और फिर आपको इस घर में जगह दी। लेकिन आज भी अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हूँ, आप लोगों से अपना हक वापस ले सकती हूँ। और अब तो मैं अकेले भी नहीं हूँ, मेरे साथ मिस्टर मल्होत्रा खड़े हैं। सोचिए, अगर वो मेरी अतुल्य से शादी रुकवाने के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो मेरे एक बार ये कहने पर कि मुझे ये घर वापस चाहिए तो वो क्या कुछ कर जाएंगे। इसलिए मेरे साथ जरा तमीज़ से पेश आइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको खुद इस घर से निकलना पड़ जाए। मैंने तो चलो फिर भी 4 साल इधर उधर रहकर अपना गुजारा कर लिया, लेकिन आपकी बूढ़ी हड्डियां वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा और एटीट्यूड दोनों ही झलक रहे थे। रेखा जी दांत पीसते हुए बोली, मेरे सामने जुबान चला रही हो तुम? जानती नहीं हो क्या मैं कौन हूँ? रेखा नाम है मेरा। ये जो तुम बाप बेटी के बीच इतनी दूरियां हैं ना, उसका कारण हूँ मैं। देखने को इंसान हूँ मैं, लेकिन एक नागिन से कम नहीं हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा जहर फैलाऊंगी कि तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगी, इसलिए मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। आयत व्यंग से मुस्कुराई और बोली, पहले भी आप मेरे खिलाफ बहुत कुछ कर चुकी हैं। जब मैं पहले आपसे नहीं डरी तो अब तो डरने का सवाल ही नहीं बनता। अब तो मेरे साथ मेरे मिस्टर मल्होत्रा खड़े हैं, इसलिए आपको जो करना है बेझिझक कीजिए। ये बोलकर वो अंदर की तरफ जाने लगी। रेखा जी हंसते हुए बोली, बड़ा एटीट्यूड दिखा रही हो अपने मिस्टर मल्होत्रा का, लेकिन अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे वो तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया। ऐसे तो किसी भी मर्द ने अपनी औरत को नहीं छोड़ा होगा जिस तरह से वो तुम्हें छोड़कर गया, और फिर भी मुझे उसके नाम का एटीट्यूड दिखा रही हो। उनकी बात सुनकर आयत के कदम रुक गए थे। उसने पलटकर उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, यही तो फ़र्क है आप में और मुझ में। आप सिर्फ दिमाग से शातिर प्लान बनाना जानती हैं, लेकिन मैं अपने दिल से लोगों के एहसास, उनके जज्बात समझना जानती हूँ। आई होप आप कभी तो अपनी चालबाजियाँ छोड़कर लोगों के साथ प्यार से रहना और प्यार से बात करना सीखे। पर खैर, आपसे क्या कहूँ, आप तो एक नागिन हैं और नागिन हमेशा नागिन ही रहती है। ये बोलते हुए उसके लहजे में सार्कास्टिक टोन थी और रेखा जी का चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा लाल हो चुका था। आयत अब तुरंत अंदर की तरफ चली गई। रेखा जी की नज़र राजीव जी पर गई, जो वहीं पर खड़े थे और ना जाने की सोच में डूबे हुए थे। अब वो तुरंत उनके पास आई और उन्हें देखते हुए बोली, ये सब क्या है राजीव जी? आप अब तक चुप क्यों खड़े हैं? वो लड़की घर के अंदर चली गई है और आपने उसे कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता राजीव जी, मैं उस लड़की को उस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस लड़की ने आपका नाम बदनाम कर दिया था, छोड़कर चली गई थी वो आपको। कितनी बेइज्जती हुई थी आपकी जब सबको पता चला था कि आपकी बेटी बिन ब्याही माँ बनने वाली है। तब आपने ही कहा था कि आप कभी उसका चेहरा नहीं देखेंगे, तो अब क्यों आपने उसे इस घर से धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला? राजीव जी ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और बोले, फिलहाल मेरा दिमाग पहले ही गर्म है, तुम मुझे और परेशान मत करो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस दृश्यम मल्होत्रा को हमारी फैक्ट्री के अंदर की बातें कैसे पता चली, कैसे उसे हमारी कंपनी की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चला।
अगर उसने मौके का फ़ायदा उठाया तो हम किसी लायक नहीं रहेंगे, हम रोड पर आ जाएंगे। और तुम्हें अभी भी आयत की टेंशन हो रही है कि वो इस घर में क्या कर रही है। अगर वो 10 दिन इस घर में रह भी लेगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो तांडव करना है। पूरी ज़िंदगी तुमने इसके अलावा और किया ही क्या है। पर अब मुझे बख्श दो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा दिमाग खराब मत करो। ये बोलकर वो तुरंत अतुल्य के पास आए, जो अभी भी वहीं पर खड़ा था और अपने आदमियों से बात कर रहा था। वो शहर का पता लगा रहा था, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि शायद शहर उसे मिल जाए। लेकिन अभी अभी उसे उसके आदमियों से ही पता चला कि शहर मल्होत्रा मेंशन में है। और अब नील ने मल्होत्रा मेंशन की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जिस औरत को उन्होंने शहर को मल्होत्रा मेंशन में लाने का काम दिया था, वो भी पता नहीं अचानक ही कहाँ गायब हो गई है। शायद वो औरत नील मल्होत्रा से मिली हुई थी। अतुल्य का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था और अब राजीव जी ने उसकी तरफ देखा तो अतुल्य ने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और फिर उनकी तरफ देखते हुए बोला, मैं इस दृश्यम मल्होत्रा को छोड़ूंगा नहीं। राजीव जी उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोले, तुम्हें मेरी जो मदद चाहिए होगी मैं तुम्हें करूंगा। आज दृश्यम मल्होत्रा ने हमारे ही घर में आकर हम पर ही अटैक किया है। इस बात का बदला तो मुझे भी उससे लेना है और अब हमें एक साथ मिलकर कुछ सोचना होगा। उनकी बात पर अतुल्य ने बस अपना चेहरा हल्का सा हामी हिलाया। वो भी यही सोच रहा था कि वो दृश्यम से कैसे बदला ले। उसे किसी भी कीमत पर आयत चाहिए थी और दृश्यम को वो अपने सामने हारता हुआ देखना चाहता था। लेकिन यहाँ तो फिलहाल दृश्यम ने उसकी ही हालत खराब कर दी थी। आयत को सिंघानिया मेंशन में छोड़ने का दृश्यम का फैसला क्या सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और कहानी का बोनस पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग लाइक और कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।